फिल्म की शुरुआत एक कार से होती है जिसके शीशों पर तेज बारिश का पानी लगातार गिर रहा होता है। बाहर का मौसम तूफानी है और उसी बारिश में एक लड़की भीगती हुई नजर आती है। सीन कट होता है और अब हमें पैट्रिक नाम का एक आदमी दिखता है। वो अपने घर में बैठा है। घर यानी उसकी एक कैंपर वैन जो उसके रहने की जगह भी है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है लेकिन पैट्रिक आराम से रेडियो सुन रहा है। तभी अचानक कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। पैट्रिक गुस्से में चिल्लाता है कि जो भी बाहर है वो यहाँ से चला जाए क्योंकि उसका दरवाजा खोलने का कोई इरादा नहीं है। कुछ पल बाद दस्तक बंद हो जाती है और पैट्रिक फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से वही आवाज आती है, इस बार एक लड़की की। वो कहती है कि उसे मदद चाहिए और दरवाजा खोलने के लिए कहती है। पैट्रिक दरवाजे के पास जाकर थोड़ा सा दरवाजा खोलता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। लड़की कहती है कि बारिश बहुत तेज है और उसे अगले टाउन तक जाना है, तो क्या वो उसे लिफ्ट दे सकता है। पैट्रिक उसे देखता है और कहता है कि वो बहुत भीग गई है, अंदर आ जाए। जैसे ही वो लड़की अंदर आती है पैट्रिक का चेहरा बदल जाता है। उसे लगता है जैसे उसने इस लड़की को पहले कहीं देखा है। वो लड़की से पूछता है कि इतनी रात को वो कहाँ जा रही थी। लड़की बस इतना कहती है कि उसे अगले टाउन तक पहुँचना है। पैट्रिक उसके लिए तौलिया लाता है लेकिन लड़की मना कर देती है और कहती है कि उसे बस वहाँ पहुँचा दो। पैट्रिक बताता है कि उसकी वैन खराब है, चल नहीं सकती, इसलिए वो उसे अगले दिन बस से जाने की सलाह देता है। वो कहता है कि रात यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही चली जाना। पैट्रिक उसे बताता है कि इस इलाके के बच्चे अक्सर उसके साथ मजाक करते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और भाग जाते हैं। इसलिए उसने जब पहली बार आवाज सुनी थी तो सोचा था कि शायद फिर वही बच्चे हैं। फिर वो लड़की से कहता है कि वो भीग चुकी है, अपनी शर्ट उतार दे ताकि वो उसे हीटर के पास सुखा दे। वो उसके सामने ही खड़ा हो जाता है जिससे लड़की असहज हो जाती है लेकिन डर की वजह से शर्ट दे देती है। पैट्रिक शर्ट को हीटर के पास टांग देता है और लड़की से सवाल पूछता है, तुम यहाँ की तो नहीं लगती, कहाँ से आई हो। लड़की जवाब देती है कि वो बीच पर सो रही थी लेकिन बारिश की वजह से उसकी नींद खुली और वो वहाँ से निकल आई। पैट्रिक को यह बात अजीब लगती है क्योंकि बीच बहुत दूर था। अगर वो सच में बीच से यहाँ आई है तो उसे मीलों पैदल चलना पड़ा होगा जो लगभग नामुमकिन है। वो लड़की के पैरों की तरफ देखता है, वहाँ सच में बीच की मिट्टी लगी होती है। अब पैट्रिक कंफ्यूज हो जाता है कि लड़की सच बोल रही है या झूठ। वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है लेकिन लड़की मना कर देती है और फोन मांगती है ताकि वो किसी को कॉल कर सके। पैट्रिक कहता है कि उसके पास फोन नहीं है, फिर अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर कहता है कि थोड़ी दूर एक फोन बूथ है लेकिन इतनी रात को वो बंद होगा। वो ये भी कहता है कि उसके पास फोन बूथ की चाबी है, अगर लड़की चाहे तो वो उसके साथ वहां जा सकता है। लेकिन लड़की मना कर देती है और बाहर जाने लगती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है बाहर का तूफान देखकर घबरा जाती है और यहीं रुकने का फैसला करती है। उसे वैन में कुछ महिलाओं की चीजें दिखती हैं जिससे वो सोचने लगती है कि शायद ये पैट्रिक की पत्नी की होंगी। तभी पैट्रिक कहता है कि क्यों न वो गर्म पानी से नहा ले ताकि उसका शरीर थोड़ा ठीक महसूस करे और तब तक उसकी शर्ट भी सूख जाएगी। वो फिर से उसके सामने खड़ा हो जाता है, वही अजीब सी मजबूरी और दबाव लिए हुए। लड़की डर के मारे बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में नहाते वक्त उसे ऊपर से कुछ गिरने या चलने की भारी आवाज सुनाई देती है, वैन जैसे हिलने लगी हो। लड़की और डर जाती है। उधर पैट्रिक अपने मन में सोच रहा होता है कि यह लड़की आखिर है, क्या सच में बीच से आई है या कुछ और बात है। उसी वक्त लड़की को अपने सिर से खून बहता हुआ महसूस होता है। वो डर के मारे हिल जाती है लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि शायद यह सब उसका भ्रम था। वो सोचती है कि शायद यह सब सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा है, कोई हेलुसिनेशन जो हकीकत से बिल्कुल अलग है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे हैं। लड़की को लगता है कि पैट्रिक कुछ छुपा रहा है और पैट्रिक को लगता है कि यह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। बारिश की रात और उस छोटी सी वैन के अंदर डर का माहौल अब और भी घना होता जा रहा था। जब वो नहाकर बाहर आई तो देखा कि पैट्रिक उसके लिए सूप बना रहा है। कमरे में अब थोड़ी गर्माहट थी और माहौल कुछ शांत लग रहा था। पैट्रिक मुस्कुराते हुए उसे एक स्वेटर देता है और कहता है कि यह पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। लड़की पूछती है कि यह किसका स्वेटर है। पैट्रिक जवाब देता है कि यह उसकी एक दोस्त का है और लड़की बिना कुछ कहे वो स्वेटर पहन लेती है। अब पैट्रिक थोड़ा कैजुअली उससे बातें करने लगता है। पूछता है, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। लड़की हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि मैं तो अपना ख्याल ठीक से नहीं रख पाती, किसी और का कैसे रखूंगी। यही वजह है कि मैंने अब तक शादी नहीं की। मैं बस एक शहर से दूसरे शहर घूमती रहती हूँ और हमेशा खुद को ऐसी जगहों में फंसा लेती हूँ जहाँ से निकलना मुश्किल होता है, जैसे अब यहाँ फंस गई हूँ। पैट्रिक चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। फिर लड़की उससे पूछती है कि वो इतनी रात को 2 बजे तक क्यों जागा हुआ था। पैट्रिक धीरे से कहता है कि अब तो नींद आती ही नहीं, बहुत अकेलापन महसूस होता है, शायद इसलिए
जागा रहता हूँ। वो सूप लड़की के सामने रखता है और कहता है कि ये पी लो, इससे तबीयत बेहतर लगेगी। लेकिन लड़की बस सूप को घूरती रहती है, वो उसे पीती नहीं। उसे अब भी पैट्रिक पर भरोसा नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दोनों एकदम से चौंक जाते हैं। पैट्रिक थोड़ा घबराता है और पूछता है कि क्या ये तुम्हारा कोई जानने वाला है? क्या तुमने किसी को बुलाया है? लड़की साफ कहती है कि नहीं, वो अकेली है। पैट्रिक दरवाजा खोलता है और बाहर झांकता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, बस बारिश और तूफान की आवाज। वो सोचता है शायद फिर से वही बच्चे होंगे जो हमेशा मजाक करते हैं। वो वापस अंदर आता है और दरवाजा लॉक कर देता है। अब पैट्रिक देखता है कि लड़की सूप पीने की बजाय धीरे से उसे फेंक देती है। वो गुस्से से उसे देखता है और कहता है कि तुम्हें वो सूप पी लेना चाहिए था, उसमें कुछ नहीं मिलाया था। लड़की घबराई हुई आवाज में कहती है कि मुझे पता है, लेकिन मैं डर गई थी, मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा था। पैट्रिक गहरी सांस लेता है और टॉर्च उठाता है क्योंकि अचानक लाइट चली गई थी। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लड़की थोड़ी देर उसे देखती है, फिर कहती है कि नहीं, मैं जाना नहीं चाहती, चलो मिलकर फ्यूज ठीक करते हैं ताकि लाइट वापस आ जाए। अब उसे थोड़ा भरोसा होने लगा था कि शायद पैट्रिक उतना बुरा नहीं है जितना वो सोच रही थी। दोनों साथ में फ्यूज बॉक्स तक जाते हैं। पैट्रिक आगे चलता है, लड़की टॉर्च पकड़े पीछे। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी पैट्रिक के कपड़ों पर पड़ती है, लड़की के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पैट्रिक की शर्ट पर खून लगा था और उसके पास एक हथौड़ा भी पड़ा था जिस पर भी खून के निशान थे। लड़की का डर अब वापस लौट आता है। वो बहाना बनाकर उसकी पीठ पर लगी चोट के लिए दवाई लेने का कहती है और मेडिकल बॉक्स खोलती है। लेकिन बॉक्स में दवाइयों के बजाय ढेर सारे इयररिंग्स पड़े होते हैं, हर डिजाइन अलग अलग। उनमें से एक जोड़ी उसकी अपनी थी। उसे पहचानते ही उसका दिल बैठ जाता है। वो बाहर भागकर पैट्रिक से चिल्लाती है कि तुमने मेरे इयररिंग्स क्यों चुराए? पैट्रिक हैरानी से कहता है कि मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, तुम्हारे इयररिंग्स कैसे ले सकता हूँ? उनमें से कोई भी तुम्हारी नहीं है। लेकिन लड़की को अब कुछ समझ नहीं आता। उसका भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। वो दरवाजे की ओर भागती है और कहती है कि इसे खोलो, मैं जाना चाहती हूँ। पैट्रिक शांत लहजे में कहता है कि दरवाजा पहले से खुला है, जाना है तो जाओ। वो कहता है कि तुम खुद मदद मांगकर यहाँ आई थी और अब मुझे ही दोष दे रही हो। हर बार कोई आता है, मैं मदद करता हूँ और वही लोग मुझे गलत कहते हैं। अब मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। लड़की दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर तूफान और बिजली इतनी तेज थी कि बाहर निकलना नामुमकिन था। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पैट्रिक थोड़ा शांत होता है और कहता है, कोई बात नहीं। फिर दोनों ताश खेलने बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद पैट्रिक अपने अतीत के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी ड्रग्स की आदी थी। एक दिन ओवरडोज लेने की वजह से उसकी मौत हो गई। वो बताता है कि उनकी पहली मुलाकात एक गैस स्टेशन पर हुई थी, जब उसने मदद मांगी थी और उसने उसे चिप्स दिलाए थे। तभी दोनों को प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। लड़की अब उसे थोड़ा समझने लगी थी। उसे लगा शायद वो बस टूटा हुआ आदमी है, कोई कातिल नहीं। वो धीरे से ड्रिंक उठाकर पी लेती है, लेकिन तभी पैट्रिक को बाहर से किसी कार के आने की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, शायद कोई आया है, और बाहर देखने चला जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, लड़की को अंदर से किसी फोन की वाइब्रेशन सुनाई देती है। वो धीरे धीरे आवाज की दिशा में चलती है और पर्दा हटाती है। जैसे ही पर्दा हटता है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। कमरे में एक लड़की की लाश पड़ी होती है, जिसके हाथ में वही चिप्स का पैकेट था। वो समझ जाती है कि पैट्रिक ने जो कहानी सुनाई थी वो झूठ थी। वो गैस स्टेशन वाली लड़की उसकी बीवी नहीं थी, बल्कि उसकी शिकार थी। उसका खून अब भी वहीं पड़ा था। लड़की डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन तभी पैट्रिक पीछे से आता है और उस पर हमला कर देता है। वो उसे जोर से पकड़कर बांध देता है और कहता है, हाथ पांव मत चलाना, कोई फायदा नहीं होगा। वो बताता है कि पहली लड़की को उसने एक ड्रग से मारा था, ऐसा ड्रग जो शरीर का पानी खींच लेता है, जिससे गला सूज जाता है और इंसान दम घुटने से मर जाता है। वो हंसते हुए कहता है, तुम्हारे ड्रिंक में भी वही ड्रग था पूरा का पूरा। लड़की हिलने की कोशिश करती है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसका गला सूजने लगता है, सांस रुकने लगती है और कुछ ही पलों में वो वहीं पर मर जाती है। बारिश अब भी जोरों से हो रही थी और वैन के अंदर एक बार फिर सन्नाटा छा गया था। लेकिन अब यहाँ पर आता है एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको अंदर तक हिला देगा। जी हाँ, ये बात पूरी तरह सच है कि पैट्रिक एक सीरियल किलर था। वो लड़की उसकी वाइफ नहीं थी, बल्कि उसने उसे चिप्स दिलाकर अपनी बातों में फंसा लिया था ताकि उसे दर्दनाक मौत दे सके, क्योंकि यही उसका काम था और इसमें उसे मजा आता था। वो उन लड़कियों को अपने जाल में फंसाता, उन्हें भरोसा दिलाता और फिर उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता। वो अपने हर शिकार को वाइफ कहकर अपने गुनाहों को सही ठहराने की कोशिश करता था। और जो लड़की इस बार उसकी शिकार बनी थी, यानी विजिटर, वो वही थी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जो बारिश में भीग रही थी। उस वक्त गाड़ी में पैट्रिक बैठा हुआ था। उसी पल उसे ये लड़की पसंद
आ गई थी और तभी उसने ठान लिया था कि इसे अपना अगला शिकार बनाएगा। यही वजह थी कि जब वो उसके घर पहुंची तो पैट्रिक बार बार कह रहा था कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, क्योंकि सच में उसने उसे पहले देखा था, बस उस वक्त उसका शिकार बनने का वक्त नहीं आया था। वक्त के साथ पैट्रिक बूढ़ा हो चुका था। उसने अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक न जाने कितनी लड़कियों की जान ले ली थी। अब वो अकेला रह गया था और उस अकेलेपन में उसका दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया था। इसलिए वो उन मरी हुई लड़कियों को अपने आसपास महसूस करता था, उनसे बातें करता था जैसे वो अब भी जिंदा हों। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा खुलासा, जो कुछ हमने अब तक देखा वो सब असल में हुआ ही नहीं था। ये सब कुछ पैट्रिक के दिमाग में चल रहा था। वो जो लड़की दिखी, जो बातें हुई, जो सूप, जो लड़ाई, ये सब उसकी कल्पनाएं थीं। उसके अंदर का अपराध बोध अब इतने गहरे स्तर तक पहुंच चुका था कि उसकी सोच और हकीकत में फर्क मिट गया था। उसकी यादों में उसकी सारी विक्टिम्स जिंदा थीं। हर वो लड़की जिसे उसने मारा था अब उसके सामने किसी न किसी रूप में आकर खड़ी हो जाती थी। उसे अपनी आंखों के सामने वो सब दिखता था जो उसने उनके साथ किया था। कुछ दृश्य तो इतने डरावने हो गए थे कि वो असलियत लगने लगे थे। असल में जब वो लड़की पैट्रिक के घर मदद मांगने आई थी, उसी वक्त पैट्रिक ने उसे हथौड़े से मार दिया था। वही खून उसने बाद में हेलुसिनेशन में देखा था। उसके बाद की सारी बातें, वो बातचीत, खाना, खेलना, ड्रिंक, सब पैट्रिक की कल्पना थी। और अब जब उसकी आत्मा उन तमाम मरी हुई लड़कियों की आत्माओं के सामने आती है तो वो उसे मजबूर करती हैं कि वो वही ड्रग पी ले जो उसने उन्हें दिया था। पैट्रिक भी बिना सोचे वो ड्रिंक पी लेता है और उसका शरीर उसी तरह सूखने लगता है जैसे उसने अपने शिकारों के साथ किया था। आखिर में पैट्रिक अपनी ही गिल्ट और पाप के बोझ में मर जाता है। उसकी सारी यादें, सारे गुनाह और सारी आत्माएं उसे घेरे रहती हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है, एक ऐसे आदमी की जो दूसरों को मारते मारते खुद अपने अंदर से मर चुका था।